दिल में जब एक्टोपिक एक्टिविटी आती है ना, एबनॉर्मल बीट, जैसे आप किसी को नए देखें या किसी को नए मिले या किसी गर्लफ्रेंड से मिले या कुछ रोमांटिक बातें हों तो दिल थोड़ा फ्लटर करता है। लेकिन उस ब्रेन को चलाने के लिए हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बहुत जरूरी है। एपेक्स का थोड़ा सा हिस्सा लेफ्ट साइड में है, तो इसीलिए जब कार्डियक ऑस्कल्टेशन करते हैं, जब आलिस देखते हैं तो हम लेफ्ट साइड में देखते हैं, बिकॉज एपेक्स पे सबसे अच्छी साउंड सुनाई देती है। जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल है उनको दिल की बीमारी, हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा है। जिनकी फैमिली हिस्ट्री में हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको हाई डायबिटीज है, इवन यंग, जिसके फादर मदर को बाईपास एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, उनको सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की जांच करा लेनी चाहिए। यूरोप के काफी लोग अब नॉनवेज से वेज हो रहे हैं, तो आई थिंक इससे हेल्दी टू बी वेजिटेरियन। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और आप देख रहे हैं हेल्थ 9। हेल्थ 9 में हमेशा हम कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आते हैं जो इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा सर्च किए जाते हैं। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक गुप्ता। हेलो सर, थैंक यू सो वेरी मच हमारे शो पे आने के लिए। और बात करेंगे दिल की। सर, दिल जो है एक होता है, इकलौता होता है ना, बड़ा ध्यान रखना चाहिए उसको। लेकिन लोग हमेशा भूल जाते हैं कि दिल का ख्याल रखने के लिए उनको क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि दिल का ख्याल रखें कैसे। पहले दिल के बारे में बताऊंगा, फिर दिल का ख्याल के बारे में बताऊंगा। देखिए दिल पे कितनी पिक्चरें बनी, कितने गाने हैं। बिल्कुल, दिल में चल रहा है ना, दिल हो रहा है। बॉलीवुड का फेमस टॉपिक रहा है। आई थिंक दिल पे जितने गाने हैं और किसी पे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जबकि दिल से और जो सोचने से कोई मतलब नहीं है। तब भी होता क्या है कि अब ये सोचने वाली बात है कि वाई दिल पे गाने क्यों बने। उसका कारण ये है कि दिल में जब एक्टोपिक एक्टिविटी आती है ना, एबनॉर्मल बीट, जैसे आप किसी को नए देखें या किसी को नए मिले या किसी गर्लफ्रेंड से मिले या कुछ रोमांटिक बातें हों तो दिल थोड़ा फ्लटर करता है। उसे लगता है कि दिल ही सब कुछ कर रहा है जी। लेकिन दिल होता बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिल इज द सीट ऑफ लाइफ। सेकेंड पॉइंट में कहूँगा, नॉर्मली सीट ऑफ लाइफ होती है ब्रेन। वैसे आई एम टॉकिंग एज ए कार्डियोलॉजिस्ट, नॉट एज ए बॉलीवुड पर्सन। हार्ट भगवान ने दिया है, वो भी एक। ये बड़ी नाइंसाफी है क्या? इट इज एक्चुअली दो होते तो ज्यादा अच्छा होता। एक टूट भी जाता तो एक तो होता कम। ये बात भी सही है, दूसरा चलता रहता। लेकिन दो होते तो एक हार्ट अरेस्ट हो जाता, कार्डियक अरेस्ट हो भी जाता, तो दूसरा हार्ट चला लेता। बिल्कुल बिल्कुल। डबल इंजन होता है ना, तो डबल इंजन एयरक्राफ्ट इज सेफर देन सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट। बिल्कुल बिल्कुल। ये सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है। और लेकिन इतना अच्छा तरीके से बनाया भगवान ने, इसकी संरचना की है कि ये पूरी ज़िंदगी निकाल देता है चलते चलते। और यही एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी के अंदर जो बच्चा, जब से बच्चा पेट में आता है वोम में, यूट्रस में, और जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, लगातार काम करता है। इट इज़ ऑलवेज बीटिंग, चाहे इफ़ यू आर स्लीपिंग, इफ़ यू आर डूइंग एक्सरसाइज, इफ़ यू आर डूइंग एवरी टाइम। जबकि एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी हैज़ टाइम टू स्लीप। रेस्ट। जैसे मेरा हाथ यहाँ रखा है तो ये हाथ रेस्ट कर रहा है। जब आप पानी ज़्यादा नहीं पी रहे हैं तो किडनी भी रेस्ट कर रही है, थोड़ा बहुत कर रही है। जब आप सो रहे हैं तो ब्रेन भी थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है आपका। सांस, जैसे लंग्स भी जो बहुत ज़रूरी है वो तो चलता रहता है, लेकिन बॉडी का हर ऑर्गन को टाइम होता है रेस्ट करने का। लेकिन दिस हैज़ टू कंटिन्यू बीटिंग। अब क्यों है ये इम्पॉर्टेंट? इसलिए बिकॉज जो सीट ऑफ लाइफ है वो ब्रेन है जी। ब्रेन, जो हम लोग डेथ होती है ना, एक्चुअली ब्रेन डेथ के बाद हम चाहे हार्ट चलता भी रहे और ब्रेन काम करना बंद कर दें तो वी हैव टू डिक्लेयर द पेशेंट एज ब्रेन डेड इज फिनिश्ड इवन इफ द हार्ट इज वर्किंग। लेकिन उस ब्रेन को चलाने के लिए हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है। तो हार्ट इज एन ऑर्गन विच इज ऑन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, slightly on the left side. Slightly. It is not on the left side. It is on the center. उसका एपेक्स जो होता है नीचे उल्टा है। हार्ट का बेस ऊपर मानते हैं और एपेक्स नीचे होता है। तो एपेक्स का थोड़ा सा हिस्सा लेफ्ट साइड में है, तो इसीलिए जब कार्डियक ऑस्कल्टेशन करते हैं, जब आलिस देखते हैं तो हम लेफ्ट साइड में देखते हैं, बिकॉज एपेक्स पे सबसे अच्छी साउंड सुनाई देती है। यहाँ भी सुनाई देती है, लेकिन एपेक्स इज द बेस्ट प्लेस वेयर यू कैन हेयर द साउंड। तो इट इज़ अ स्मॉल ऑर्गन which has got 4 chambers. It has a system, automatic system. अंदर इलेक्ट्रिकल साइकिल है कि पहले हार्ट का ऊपर का हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसके इमीडिएटली बाद नीचे करेगा। जो ईसीजी में देखते हैं ना, तो वी सी द कार्डियक एक्टिविटी। ईसीजी में हार्ट सुनते हैं, जो वो हार्ट साउंड सुनते हैं, हार्ट साउंड S1 S2। लेकिन जो ईसीजी देखते हैं वो कार्डियक एक्टिविटी देखते हैं। अब चूंकि ये चलता है और इससे क्या होता है, ये 2 कैरोटिड आर्टरी होती है। बड़ा समझाना जरूरी है क्योंकि अब पीपल आर गेटिंग मोर एंड मोर इंटेलिजेंट। यंग पीपल स्पेशली नाउ विद द गूगल एंड एवरीथिंग, दे कैन टॉक एंड वी कैन लर्न मोर एंड मोर, बट समटाइम्स दे गेट मिसगाइडेड। तो उस मिसगाइडेंस खत्म करने के लिए थोड़ा समझाना जरूरी है। तो ये हार्ट होता है, एओर्टा, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं और 4 वाल्व होते हैं। 4 चैम्बर और 4 वाल्व। चैम्बर होता है कि राइट में 2 होते हैं, लेफ्ट में 2 होते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल।
हार्ट का सीधा हिस्सा लंग से होता है, डायरेक्ट कनेक्शन है फेफड़े से। तो भगवान ने सिस्टम बनाया है कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एओर्टा एक होता है, एओर्टा इज ए मेजर आर्टरी विच इज अबाउट 2 सेंटीमीटर, इट्स नॉट दैट बिग, बहुत छोटा छोटा बनाया सब क्योंकि जगह कम है ना। तो उन्होंने एओर्टा एक बनाया विच इज़ 2.5 सेंटीमीटर, वहाँ से निकलता है ब्लड और एओर्टा की सारी ब्रांचेज है पूरे बॉडी सप्लाई करता है। तो हार्ट से निकला, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला, एओर्टा में गया, एओर्टा सबसे पहले अपने को सप्लाई करता है। बिकॉज जैसे कि आपका ब्रेन को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हाथ को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, पैर को ऑक्सीजन की, लेवर को, सब जगह सप्लाई हो रही है, हार्ट से हो रही है। लेकिन वो सबसे पहले कॉर्नरी आर्टरी होती है 2, तो एओर्टा निकला, सबसे पहले 2 आर्टरी निकली, एक राइट एक लेफ्ट, लेफ्ट राइट कॉर्नरी आर्टरी जिसमें दिल का दौरा जिससे पड़ता है उसको कहते हैं कॉर्नरी आर्टरी। वो कॉर्नरी आर्टरी सबसे अपने सप्लाई करता है, उससे जैसे सप्लाई हुआ तो हार्ट चलता रहेगा, फिर ब्रेन को सप्लाई करता है। ये कैरोटिड आर्टरी होती है ना जो जाती हैं, एक आगे कैरोटिड होती है और पीछे पोस्टीरियर बेसिलर आर्टरीज और वर्टिब्रल आर्टरी होती हैं, ये ब्रेन को सप्लाई। अगर ब्रेन में सप्लाई 3 मिनट के लिए भी रुक जाए, अगर 1 मिनट रुके या 30 सेकंड के लिए रुकते हैं तो पेशेंट बेहोश होता है, बेहोश हो जाता है, राइट। लेकिन रिकवरेबल होता है, 1 मिनट भी रुका तो रिकवरेबल है, ब्रेन की सप्लाई 1 मिनट रुक गई है। 3 मिनट हो गया तो ब्रेन ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है एक्टिविटी, और अगर 6 मिनट रुक गया तो पेशेंट इज ब्रेन डेड। इसलिए इसको हर समय चलना जरूरी है, इसलिए अगर नहीं चलेगा तो पेशेंट विल डाई। स्टॉपिंग हियर दैट मीन्स लाइफ इज विल बी फिनिश्ड। ये इनडायरेक्टली सीट ऑफ लाइफ मैंने बोला, डायरेक्ट सीट ऑफ लाइफ ये है, एंड दिस इज द इनडायरेक्ट सीट ऑफ लाइफ। इसके अलावा और काम करता है जो आप कहते हैं, जो पिक्चरें हैं, रोमांस है, वो सब अलग काम है। बिल्कुल सही बात है। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि हमारा आज का पॉडकास्ट कितना इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट बातें आगे होने वाली हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है और इस पॉडकास्ट को पूरी तरीके से बहुत दिल लगा के देखना है, क्योंकि दिल की बात है। सर, हार्ट डिजीज़ है ना, सिर्फ हार्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, जैसा कि आपने बताया कि हर ऑर्गन जो है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और हर ऑर्गन हार्ट से बहुत रिलेटेड होता है ना। तो जैसे कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है या कोई ऐसी बीमारी है, वो सीधा हार्ट पे कैसे असर डालते हैं, तो उनका हेल्दी रहना कितना ज़रूरी है। जब आपने हार्ट की बीमारी की बात करी तो थोड़ा सा एक और बेसिक बात बताऊंगा। हार्ट के अंदर केवल हार्ट अटैक नहीं होता, बीमारियाँ, जैसे हार्ट के 4 वाल्व हैं, हार्ट की मांसपेशियाँ हैं, हार्ट के अंदर कॉर्नरी आर्टरीज हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बीमारी और सबसे इंपॉर्टेंट जानलेवा बीमारी वो दिल का दौरा होता है। दिल का दौरा होता है कॉर्नरी आर्टरीज के अंदर, कोलेस्ट्रॉल की जब आपने बात की। लेकिन इसके अलावा हार्ट के अंदर वाल्व की खराबी भी होती है। अगर एक भी वाल्व खराब हो जाता है, खास करके लेफ्ट वाले वाल्व होते हैं, माइट्रल और एओर्टिक, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, राइट में पल्मोनरी और ट्राइकस्पिड। तो ये वाल्व की बीमारी होती है यंग लोगों में। कई बार वाल्व सिकुड़ जाता है, वाल्व की जो माइट्रल वाल्व है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच में है, वो सिकुड़ जाता है, या उसमें लीकेज रिवर्स सप्लाई शुरू हो जाती है ब्लड की, तो उसको कहते हैं रिमेटिक हार्ट डिजीज़ होती है। ये बीमारियां नॉर्मली यंग लोगों में 20 से 25-30 साल पे हो जाती हैं। इसके लिए वाल्व बदलना पड़ता है। ये बीमारी इतना बढ़ नहीं रही है, ये एक स्टैटिक है या कमी हो रही है। ये ज़्यादातर बीमारी होती थी स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन में, गरीब लोगों में जो साथ साथ रहते थे। कई बार वो स्ट्रेप्टोकोकस थ्रोट इन्फेक्शन से वो वाल्व पे आ जाता था। बट ये बीमारी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बीमारी होती है मायोकार्डाइटिस, हार्ट की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाएँ स्वतः, उसको मायोकार्डाइटिस या हार्ट फेलियर या डायलिसिस कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, वो दूसरी। तीसरी होती है कंजेनाइटल बीमारियाँ जो बच्चों में जन्मजात होती हैं, मतलब जब हार्ट बन रहा होता है उसमें कोई तरीके से कहीं छेद रह जाए, जैसे लेफ्ट और राइट एट्रियम में, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के बीच में छेद हो जाए, एओर्टा उल्टा लग जाए, तो ये दीज आर कंजेनाइटल बीमारी है जो कि अलग है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बीमारी जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं और जिसके लिए पब्लिक को जानना जरूरी है, जो कि प्रिवेंटेबल है, कंजेनाइटल इज नॉट प्रिवेंटेबल। अब हार्ट के वाल्व की बीमारी भी पता ही लगती हो जाती है, दोज आर नॉट प्रिवेंटेबल, दे आर ट्रीटेबल बट नॉट प्रिवेंटेबल। दिल का दौरा, एंजाइना, कोलेस्ट्रॉल जमना, ये प्रिवेंटेबल है, इसलिए हम लोग ज़्यादा बात किस पे करेंगे। ये प्रिवेंट कर सकते हैं तो शायद लोगों को। लेकिन आपने बहुत सीरियस बात कर दी, मुझे एक बात और याद आई, आज आपने मुझे 2 घंटे वेट कराया है। ऐसा क्या कर रहे थे आप? क्या ओटी में थे या फिर आप किसी से मिलने गए थे? पेशेंट्स देखिए, ऐसे एज ए कार्डियोलॉजिस्ट आई एम वेरी बिजी, और जब पेशेंट्स आते हैं तो पेशेंट बिकम्स अ प्रायोरिटी। मैंने कई बार फ्लाइट तक छोड़ दी है, छूट गई है,
पेशेंट के चक्कर में। एक बार मैं अहमदाबाद की फ़्लाइट में और मेरे वाइफ दोनों की फ़्लाइट थी, रास्ते में एकदम पेशेंट आ गया, तो आई थॉट आई शुड सी दैट पेशेंट। मुझे लगा मैनेज कर लूँगा, और फाइनली आई हैड टू, वो पूरा 5 स्टार होटल में बुकिंग कॉन्फ्रेंस सब फ्लॉप हो गया। तो पेशेंट्स के चक्कर में छोड़ना पड़ता है, लेकिन जानबूझ के नहीं करता। देर कहते ना, मैं देर करना नहीं चाहता, देर हो जाती है। अच्छा, एक और बात, लेकिन देर होने के बाद मेरा पेशेंट को भी 3-4 घंटे वेट करना पड़ता है। अच्छा। सो इसलिए आपको 2 घंटा इज नॉट सो बैड। चलो ठीक है, मैं कॉफी पिलाता हूँ, जैसे आपने कॉफी, मैं आपको कॉफी पिला रहा हूँ, जैसे रादर आप मुझे पिला रहे हैं। मैं पिला रही हूँ। मुझे लगा कि मैं बुला रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपकी जो पिक्चर्स हैं वो बड़ी वायरल दिखाई देती हैं, कभी मोदी जी के साथ, कभी बाकी नेताओं के साथ। तो मुझे लगता है कि यार दिल को एकदम फ्रेश रखने के लिए लोगों से मिलना जुलना बड़ा ज़रूरी है। ये बड़ा सोशल, देखिए मैन इज ए सोशल एनिमल। आदमी और जानवर का यही फ़र्क है कि मैन, ह्यूमन बीइंग इज ए सोशल पर्सन। अच्छा, मुझे लोगों से मिलने में अच्छा लगता है, चाहे बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड से ज़्यादा लोगों से मुलाकात नहीं है। लेकिन मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं यूपी PMT फर्स्ट अटेम्प्ट टॉपर हूँ। उसके बाद पढ़ाई के अलावा कोई काम ही नहीं किया, MD किया, DM किया, फ्रांस चला गया। जब फ्रांस से लौटा, आज के जो हमारे साथ के लोग पढ़े हुए लोग हैं, कहते ये वही विवेक गुप्ता जो किसी से बात नहीं करता था, इंटरवल में स्कूल में बाहर निकलता नहीं था, पढ़ाई करता रहता था, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो दैट इज सी चेंज बिटवीन इन माय बिहेवियर बिफोर माय MD। अब देखिए, मैं मुलायम सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, और मैं MD कर रहा था। तो आई एम माई सेल्फ सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड रादर कि मैं उस समय उनका इलाज करता था, जबकि इतने मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर थे बड़े बड़े। तो आई थिंक आई मस्ट हैव मेट हिम फंस, उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया। पार्टी असाइड, मुझे सब सारे नेता मुझे जानते, शायद एक आदि मुख्यमंत्री होगा जो मुझे नहीं जानता होगा। मोदी जी, तो क्या मोदी जी भी सलाह लेते हैं आपसे अपने दिल के बारे में? सलाह एक बार मैं ही इज़ वेरी हेल्दी मैन, तो उनको ज़रूरत ही नहीं सलाह की। तो एक बार मैंने देने की कोशिश की, बताऊँ कई इंस्टेंसेस हैं, अगर आप पॉडकास्ट में अलाउ करें। बिल्कुल सर। तो मेरी मोदी जी से पहली मुलाकात हुई नवंबर 2011 में। तो एक प्रोग्राम में आए हुए थे अहमदाबाद में। मैं बेहिचक, ज़्यादा हिचक नहीं, मतलब आई डोंट हैव एनी हेजिटेशन। तो मैं उनके पीछे गया, में हमने कहा मिलना है। अरे, तो भाई मोदी जी उस समय बहुत बड़े आदमी थे, ही वॉज 3rd टाइम चीफ मिनिस्टर एट दैट टाइम, एंड उनका एक ऑरा था, एक बहुत भौकाल कहते हैं ना उसको, गुजरात में खास करके। ही वॉज नॉट प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट एट दैट टाइम। तो वो उनके पास पहुंच जाना ही बड़ी मुश्किल काम है, उस समय सिक्योरिटी बहुत तगड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा शक्ल, पता नहीं क्या दिमाग में आया था, आई थिंक गॉड। उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि इनको कल बुला लो। अच्छा। नेक्स्ट डे आई वेंट एंड मेट हिम विद कॉफ़ी, टी एंड एवरीथिंग। बड़ा अच्छा नाश्ता कराया उन्होंने। मेरा कोई पर्पस ज़्यादा नहीं था, एक उनको इनविटेशन देना था, वो दे दिया, और कुछ काम अपने क्या क्या करना है। तो दैट वाज माय फर्स्ट मीटिंग। उसके बाद जब भी गुजरात भवन आते थे, उसमें 1-2 इंस्टेंसेस हुए जो कि मैं टीवी में नहीं बताना चाहूँगा, कि बड़े अच्छे इंस्टेंस हुए। और हाँ, फ़ोटो खिंचवाने, मैंने कहा कि उसमें रिवर्स कैमरा नहीं होता था मोबाइल में, होता ना उल्टा करके, 2011 में। तो आपको उल्टा करना पड़ेगा, किसी को खींचना पड़ेगा। तो मैंने उल्टा करके, मैंने कहा फ़ोटो ले लेते हैं, पहली मुलाकात, तो उल्टा कर खड़ा हो गया। कहते फ़ोटो ऐसे नहीं खिंचवाई जाती है। उन्होंने किसी को बुलाया, उनका कैमरा मैंने था, हमारे मोबाइल से खींचा, वो अभी फ़ोटो है, उन्होंने हाथ मिलाइए, कहते फोटो ऐसे खिंचवाई जाती है। हाँ, फोटो देखी है मैंने। नहीं, बट क्वेश्चन ये है कि व्हेन यू आर मीटिंग ए चीफ मिनिस्टर लाइक मोदी, यू कैन नॉट आस्क हिम कि मैं ऐसे खिंचवाऊंगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। इट हैज टू हिम, ही विल से कि मैं तो फोटो ऐसे खिंचवाई जाती है। तब से हमारे गुजरात भवन में मुलाकात, फिर मैं मेडिसन स्क्वायर वाले प्रोग्राम में भी गया, मुलाकात होती रहती है उनसे। ही लाइक्स मी, आई थिंक सो, जैसा मुझे लगता है। लेकिन एक बार मैंने उनको किताब गिफ्ट करी, बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो मैं गया था गुजरात भवन मिलने, ही वॉज नॉट ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट एट दैट टाइम। तो एक बार तो उनके सेक्रेटरी ने कहा बता के आया करो डॉक्टर साहब, ऐसे आया। तो वो बुला लेते थे हमेशा, वो बैठे मैं बैठा हूँ, फोटो तो आपने खींची। मैंने पता क्या पता हर बार क्यों फोटो खींचेंगे आप। तो मैंने किताब दी उनको, उसमें कैप्सूल बने हुए थे, हाउ टू प्रिवेंट डिजीजेस। मुझे किसी ने गिफ्ट की थी, मैंने कुछ दे दिया जाए तो उनको दे दिया। उन्होंने सब प्लेन में पढ़िएगा, विवेक जी आप मुझे आप कैप्सूल खिलाओगे, उसमें कैप्सूल बने हुए थे। अच्छा। उनको जरूरत ही नहीं है। हमने कहा नहीं सर, कैप्सूल ना खाना पड़े इसलिए आप पढ़िएगा अगर मौका हो तो। तो इस तरह की, आई थिंक ही इज़ अ वेरी हेल्दी पर्सन एंड ही डज योगा रेगुलरली एज आई नो, राइट। एंड आई थिंक ही इज़ नॉट ऑन एनी मेडिकेशन, दिस इज माई फीलिंग, एंड ही डज नॉट रिक्वायर इट। जब अगर हेल्दी डाइट हेल्दी वो करें तो आपको बीमारी लगती नहीं, जब बीमारी लगती नहीं तो डॉक्टर की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही बात है सर। अब हमने खाने पीने की बात की है, तो ऐड बहुत आते हैं इंटरनेट पे भी, और जो लोग टीवी बहुत ज़्यादा देखते हैं, हेल्दी ऑयल, हेल्दी हार्ट, है ना, ये तेल बदल लीजिए, इससे आपका दिल सुरक्षित रहेगा और सेफ रहेगा। क्या
एक्चुअली में कोई तेल ऐसा है जो दिल के लिए अच्छा है या फिर ये कोई स्कैम है? नहीं, कोई स्कैम नहीं है। ऐसा है कि जब बीमारी ज़्यादा होती है तो तरह तरह के इलाज आते हैं। तो हम लोग तो कोलेस्ट्रॉल नापते हैं बॉडी के अंदर, उसमें भी एक बार एक वो आ गया था, व्हाट्सअप गिमिक था कि कोलेस्ट्रॉल की दवाई की ज़रूरत ही नहीं है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो जब साइंटिफिक स्टडी करी गई तो उसमें देखा गया जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल है बॉडी के अंदर, उनको दिल की बीमारी, हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा है। तो ये बड़ा लंबे स्टडी हुई हैं, मतलब वर्ल्ड वाइड हुए हैं। और स्टडी मतलब देखा गया इन नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल और हाई कोलेस्ट्रॉल, इनमें देखा गया 10 साल तक। इनमें 10 साल के अंदर कितने लोगों को दिल की बीमारी हुई, हार्ट अटैक हुआ या मर गए। और इनमें देखा गया जिनकी नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल थे, तो देखा गया कि जो ज़्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल के थे उनको ज़्यादा। अगर हम देखें, नापें, बच्चा जो पैदा होता है उस समय हम कोलेस्ट्रॉल देखते हैं तो बहुत ही कम होता है, 20, LDL is 20। उसके बाद हम लोग खाने पीने के इतना गलत होने की वजह से ज़्यादा है। अच्छा, ये डेटा भी भगवान ने दिया नहीं है। LDL शुड बी लेस देन 100, अभी तक ये डेटा चलता था। टोटल कोलेस्ट्रॉल शुड बी लेस देन 150, ट्राइग्लिसराइड शुड बी लेस देन 150, HDL शुड बी मोर देन 40 तो 35, ज़्यादा गुड कोलेस्ट्रॉल है वो। तो ये जो डेटा बनता है एक जब हम देखते हैं कई मरीजों को जिनको नहीं है, उससे डेटा बनाया जाता है। ये बहुत सालों से बन रहा है, 20 से 30 साल 40 साल से। अब इसमें डेटा चेंज भी हो रहा है। अगर आप एक पैथोलॉजी रिपोर्ट देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है पब्लिक के लिए, तो पैथोलॉजी रिपोर्ट जो छप के आती हैं उसमें लिखा होता है, उसमें बेस वो देते हैं दिस इज़ नॉर्मल। जैसे यूरिया का है लेस देन 40 है, क्रेटिनिन लेस देन 1 है, इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल की भी नॉर्मल वैल्यूज़ एंड वेदर यू आर हाई और नॉट। वो नॉर्मल वैल्यूज़ जो आजकल पैथोलॉजी में अब उसको चेंज कराना पड़ेगा, और जो हम लोग साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं उसमें काफ़ी फ़र्क आ गया है। अब LDL की जो पहले उसमें लिखते हैं 130, 10 साल पहले था 130 से कम होना चाहिए, तो LDL अब लेस देन 70 होना चाहिए टू बी हेल्दी। और जिसको हार्ट की बीमारी हो चुकी है उसको तो लेस देन 50 रखना चाहिए। जिसका एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी हो चुकी है उसका और 30 रहे तो ठीक है। तो जब बच्चा पैदा होता है उसके कॉर्ड ब्लड में अगर हम देखते हैं तो उसमें LDL काफ़ी कम होता है। ये हम लोग खाने पीने की वजह से, दूध की वजह से बढ़ जाता है, एंड दैट इज़ हार्मफुल। कैसे हार्म करता है? जब ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में है तो धीरे धीरे करके कोरोनरी आर्टरी बताया था शुरू में, राइट, उनमें जमने लगता है। जब उसमें जमता है वो पतली होती जाता। देखिए, ये भगवान ने थोड़ा सा हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी बड़े अच्छा किया। अगर नशे 2 की जगह 4 बना देते क्या फ़र्क पड़ता? उनको तो बना ही रहे थे, लेफ्ट की 2 निकाल देते, राइट की 2 निकाल देते, सप्लाई ज़्यादा हो जाती। तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई जैसे आपके एक ये है कि है 4 और लाइट लगा देते तो आदमी मरता ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मृत्यु मेरे हाथ में रहेगी, इसलिए इसको 2 ही दो। उन्होंने इस तरह किया। तो जब खराब कोलेस्ट्रॉल जब बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो जमने लगता है। अभी ऑयल्स की बात होता है, ये भी देखा गया कि किसी में देखिए सैचुरेटेड ऑयल्स, अनसैचुरेटेड ऑयल, पॉलीसैचुरेटेड, मोनोसैचुरेटेड। तो अलग अलग ऑयल्स में मोनोसैचुरेटेड किसी में ज़्यादा होता है, किसी में पॉलीसैचुरेटेड ज़्यादा होता है। जो पॉलीसैचुरेटेड होता है वो ज़्यादा नुकसान करता है, जो मोनोसैचुरेटेड है वो कम करता है। जैसे ओलिव ऑयल है, कैनोला ऑयल है, ये 2 ऑयल्स में बहुत ज़्यादा मोनोसैचुरेटेड ऑयल्स है वो दैट इज सेफर देन अदर्स। लेकिन सर यहाँ पे एक और सवाल है, जैसे हम ऑलिव ऑयल की बात कर रहे थे, ऑलिव ऑयल एक्चुअली इंडियन खानों के लिए है ही नहीं, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं ना, हम बहुत तेज़ आंच पे खाना बनाते हैं, हम खानों में बहुत मसाला, बहुत स्पाइसेस डालते हैं अलग अलग तरीके के। तो ऑलिव ऑयल उनके लिए है नहीं, क्योंकि ऑलिव ऑयल इज़ लाइक कि आप सैलेड में उसको अगर स्प्रिंकल कर रहे हैं, अगर आप उसको ड्रेसिंग की तरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो अब तो आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको तेज़ आंच पे बना रहे हैं ऑलिव ऑयल में खाना, तो वो सारे अपने जितने भी उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे गुम हो जा रहे हैं। इसीलिए जब हम कोई विदेशी खाना खाते हैं, जो हम बाहर का खाना खाते हैं, वो ऑलिव ऑयल कैसे यूज़ करते हैं, खाना बनाने के बाद वो उसमें ऐसे स्प्रिंकल कर देते हैं। मतलब आपके हिसाब से ऑलिव ऑयल जो हम आँच में डालते हैं तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। वो बात अलग है, उसकी टेस्ट भी नहीं आता उसका उतना, वो बात है। देखिए, हमारा जो खाना है, मैं तो फ्रांस में काम करता था एंड विद माय फैमिली, माय सन वाज अ डॉक्टर चिन्मय गुप्ता, वो छोटा था, अभी हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं वो तो वो ही वाज ओनली 3.5 years old और फ्रेंच स्कूल में पढ़े हैं। अब ही इज ऑल्सो डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट। तो वहाँ का खाना में ऑयल्स होता ही नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। सो दैट इज़ वाई द एवरेज लाइफ स्पैन इंडिया की, अभी हम देख रहे थे, पहले जब हम देश आज़ाद हुआ तो 55 साल की थी, अब बढ़ के इस समय शायद 65 या 70 हो गई है एवरेज लाइफ स्पैन, विच इज़ मच लेस देन फ्रांस। फ्रांस की एवरेज लाइफ स्पैन फीमेल में 88 है और मेल्स में 85 है। सिमिलरली यूके में है। आई थिंक देर इज़ अ मेजर इम्पैक्ट ऑफ द फूड विच वी टेक on overall health of the body, including heart. And heart, as I told you, is a major cause of the death. इसलिए हम लोग की शायद एवरेज लाइफ इसीलिए कम है। दूसरा रीज़न हमारे यहाँ ये है कि हेल्थ केयर फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं जितनी उनकी हैं। उनके हर पेशेंट को
अच्छा इलाज मिल पाता है हमारे यहाँ। अभी पॉपुलेशन भी तो इतनी नहीं है ना सर। पॉपुलेशन को ब्लेम नहीं करूँगा मैं पॉपुलेशन इज एसेट। मैं अभी हमेशा मोदी जी को एक बार बोला था, मैंने बोलता रहता हूँ जनरली, मोदी जी छोड़िए, मतलब ओवरऑल मोदी जी तो बहुत बड़े ज्ञानी आदमी हैं। मैं जनरल बात करता हूँ, जब भी मैं बात करता हूँ, वी शुड नॉट कर्स आवर पॉपुलेशन, वी शुड फील दैट वी हैव एन एसेट इन यंगर मोर यंगर। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी ये बोलते हैं, हमारे यंगर चंक कितना बड़ा है, हम अगर प्रॉपरली यूटिलाइज करें तो वी कैन बिकम सुपर पावर मच अर्लियर देन दैट। अभी इस्तेमाल नहीं हो पा रहा उनका, तो वी शुड नेवर ब्लेम द पॉपुलेशन। ऑफ कोर्स रिसोर्सेज कम है, मिसमैच है, यानी कि पॉपुलेशन वर्सेस रिसोर्सेज का एक मिसमैच है, उसकी वजह से हम लोग नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे देश में हेल्थ केयर फैसिलिटी को आगे टच करें, मेरे दिल का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो गवर्नमेंट की सेवाएं हैं, गांव की थोड़ा बाहर की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स इवन गवर्नमेंट के हैं, वहाँ पे वो सुविधाएं नहीं है जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं। वहाँ पे अगर एक एग्जांपल देता हूँ मैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पब्लिक को जानना चाहिए, तभी हम लोग हेल्थ, देखिए सारा ये अकेले आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं कर सकती, तो पूरा देश को लगना पड़ेगा, तब हम विकसित भारत हो पाएंगे। इसीलिए पब्लिक को जानना जरूरी है। वहाँ पे अगर किसी एक पेशेंट को हार्ट अटैक होता है, मैं अपना एग्जाम्पल दूंगा अभी कि मेरे साथ क्या हुआ था। हाँ, वो पहले अपना देता हूँ। पानी बरस रहा था, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, 1997-8 था, और हमारी गाड़ी में हमारी वाइफ पीछे थी, तो हल्का सा टच हो गया, मैं बैक कर रहा था, देख नहीं रहा था, आई वॉज ड्राइविंग माई सेल्फ एंड देयर वॉज वेरी स्मॉल एक्सीडेंट, माई वाइफ फेल डाउन, मेजर प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड चूँकि मैं गाड़ी खुद बैक कर रहा था, उसमें गाड़ी ज़्यादा ऐसा नहीं था कि वो चांदनी चौक एरिया था जहाँ पे ट्रैफिक हो, इट वॉज लाइक इन हाईवे ब्रिज था ओवर द सेन रिवर है वहाँ पे फ्रांस में। जब तक हम रियलाइज़ करते क्या हुआ, मैं बाहर निकला, तब तक एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी आ चुकी थी। अच्छा, विदाउट माई कॉल ही नहीं किया। They were so well equipped with the cameras. हल्का सा भी एक्सीडेंट, कोई ऐसा दो कार नहीं टकराई, हमारी गाड़ी से ही हमारी वाइफ, मैं बैक कर रहा था, मैं देख नहीं पाया तो थोड़ी गिर गई वो, एंड देयर वाज समथिंग व्हिच वाज एबनॉर्मल अकॉर्डिंग टू विद इन 3 minutes आई वुड से। हम तो डर गए थोड़ा सा, पुलिस क्यों आ गई? तो पुलिस इज देयर टू हेल्प, नॉट टू हैरेस। यहाँ पे लगता है जब पुलिस आती है तो हम लोग डर जाते हैं, हमको लगता है कोई हैरेसमेंट तो नहीं हो रहा हमारा। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात। वहाँ पुलिस प्रेजेंस इज फॉर द हेल्प। यही हमको सीखना पड़ेगा एक डेवलप्ड कंट्री में और डेवलपिंग में। पुलिस इज देयर एक्चुअली टू हेल्प पीपल, नॉट टू हैरेस पीपल। यहाँ भी ऐसे होना चाहिए। और एम्बुलेंस आ गई, विद इन 10 minutes वी वर इन द हॉस्पिटल। जिस हॉस्पिटल में काम करता तो नॉट टू फार, एंड द ट्रीटमेंट वॉज गिवन। ऐसी हेल्थ केयर फैसिलिटी आने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कम से कम इतना हो जाए कि हमारे प्राइमरी सुविधाएँ जो हैं, या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, ईसीजी मशीन हो, डॉक्टर हो जिसको ईसीजी पढ़ना आना चाहिए, डॉक्टर की प्रेजेंस होनी चाहिए, और वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए, कम से कम फर्स्ट एड तो दे पाए, वो भी हमारे नहीं है। तो हम चाहते हैं कि डॉक्टर्स की ट्रेनिंग हो, ज़्यादा डॉक्टर्स बढ़ने हैं, उनको क्वालिफाई किया जाए। देखिए, नंबर ऑफ डॉक्टर्स डज नॉट मीन द क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स हैव टू बी देयर। आजकल तो यंग डॉक्टर इतने आ रहे हैं, इतने मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं प्राइवेट वाले, जहाँ की उतनी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं होती जो हम पढ़े हुए हैं। तो वी हैव टू हैव अ क्वालिटी डॉक्टर्स एंड नंबर ऑफ डॉक्टर्स शुड बी ऑल्सो मोर। तो ये पब्लिक चाहेगी तभी हो पाएगा। पब्लिक केवल वोट की राजनीति ना करके एक डेवलपमेंट की राजनीति करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। कमिंग टू द ऑयल्स बता दिया आपको मैंने, इसलिए क्योंकि ज़्यादा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बाहर का खाना बड़ा टेस्टी होता है। लोग आजकल फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, क्योंकि वो अच्छा एडिक्टिव होता है। एडिक्टिव कहीं या पता नहीं टेस्टी होता। हमारे घर में लोग मंगा लेते हैं, स्विगी ये क्या क्या आ गए आपके ऐप आ गए, फटाफट किया आपने, यू गेट ए फूड इमीडिएटली विद इन 10 minutes। नूडल्स, पिज्जा, ये खाना सबसे ज़्यादा खराब क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है, व्हेन यू यूज़ द ऑयल वंस इट इज़ ओके, चाहे कोई भी ऑयल हो। व्हेन यू रीयूजिंग इट, तो उसके जो सबसे खराब वाले पदार्थ होते हैं वो करते क्या है, वो रीयूज होता ही है ऑयल। हाँ, वो जहर की तरह होता है। जब आपकी कढ़ाई में पड़ा हुआ है तो उसी से आपने तल दिया, फिर तल दिया, फिर तल दिया, वो ऑयल खराब होता है। दैट लीड्स टू पॉलीसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, और वो अनहेल्दी ऑयल हो जाता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल जमता है, दिल का दौरा पड़ता है। सर, तो ये फास्ट फूड के अलावा ये घर में भी होता है। जो लोग सिर्फ घर का खाना खा रहे हैं ना, उनको भी हार्ट की बहुत ज़्यादा डिजीज़ हो रही है। और ये फास्ट फूड और जंक फूड के बारे में हमने बात कर ली, पर ये समोसे, पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, ये भी वैसी तली जाती है, बिल्कुल डीप फ्राई। मैं तो घर में सबसे कहता हूँ, लेकिन टेक्निकली पॉसिबल नहीं कि अगर एक बार ऑयल आपने या घी यूज़ कर लिया उसको फिर फेंक दीजिए, लेकिन वो पॉसिबल है नहीं। तो वी हैव टू हैव समथिंग बैलेंस सिस्टम, जिसमें कि अगर घर का खाना रेगुलर खाएं तो बच्चों को ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यंग लोगों में हार्ट अटैक भी हो रहा है, इस बारे में अभी लंबी चर्चा होनी है। मैं पूछना चाह रही थी कि यंग पीपल में क्यों हार्ट अटैक इतना बढ़ता चला जा रहा है? क्योंकि पहले हार्ट अटैक या हार्ट की कोई डिजीज़, मतलब इंसान ना अपने दिमाग में ये कैलकुलेट करता था कि 50+
हो सकता है कि 50 प्लस के बाद ही होता था, लेकिन अब तो मतलब हार्ट अटैक की कोई एज ही नहीं है। ऐसा लगता है कोई एज बार ही नहीं है, कोई एज बार ही नहीं। तो इसके क्या कारण है सर? देखिए, मैं प्रैक्टिस के 25 साल हो गए मेरे, और मैं अपोलो हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ 98 से। उसके पहले मैं फ्रांस में काम करता था। तो मैं अपनी एक्सपीरियंस ही बताता हूँ कि मैं जब देखता था 2005, 2002, 2003, 98, 99, 2010 आया, 15, 20, 24 आ गया, 25 आने वाला है। तो शुरू में हमारे पेशेंट्स भी जो होते थे वो एक 40 से नीचे तो बहुत ही कम होते थे। ऑल्दो आई ट्रीटेड वंस, आप ही की एज की 25 ईयर ओल्ड फीमेल, उसके 4 स्टेंट लगाए थे 1999 में। उसकी जेनेटिक हिस्ट्री थी उसकी, और उनके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही हुई, हाई वेरी हाई। 2 तरह के होते हैं, एक होता है नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल्स, एक होते हैं हेट्रोजाइगस जेनेटिकली हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। उनको हार्ट अटैक जल्दी हो सकता है। उनके 3 स्टेंट अभी लगाए मिली, मुझे कोलकाता शिफ्ट हो गई हैं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी आफ्टर 25 ईयर्स शी इज़ डूइंग वेरी वेल विद 2 चिल्ड्रन। एट दैट टाइम शी हैड ए यंग मैरिज, और उनको फर्स्ट नाइट में इनको सीवियर एंजाइना हुआ, बिकॉज शी हैड नो, इवन जो हस्बैंड था वो घबरा गया एकदम। एंड फिर हमने एंजियोग्राफी की, और 3 स्टेंट या 4 स्टेंट उस समय लगाया 1999 में। अभी पेशेंट जो आ रहे हैं कोविड के बाद, शुड वी ब्लेम कोविड और नॉट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड शुड वी ब्लेम वैक्सीन और नॉट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। बहुत एक्टिव हो गए हैं, बहुत ज्यादा अलर्ट हो गए हैं, अलर्ट भी हो गए हैं, क्योंकि पहले हम इतने अलर्ट नहीं थे। कोविड के बाद हम हर छोटी चीज के लिए डॉक्टर के पास जाने लग गए हैं, पहले ऐसा नहीं था। देखिए, कोविड वॉज ए मिसहैप, कहते हैं एक्सीडेंट, जैसे हवाई जहाज चल रहा है एकदम एक्सीडेंट हो जाए, तो कोविड आई वुड कॉल इट एज ए सीरियस मिसहैप, सीरियस एक्सीडेंट। कुछ लोग कहते हैं कोविड वॉज ए स्कैम, इट्स नॉट करेक्ट। कोविड वॉज ए सीरियस बीमारी, ऐसा वायरस आया जो कि अनकंट्रोलेबल था। इट वॉज नॉट ओनली कॉजिंग इन्फेक्शन टू अदर पीपल, इट वॉज कॉजिंग डेथ। तो शुरू में तो हम लोग समझ ही नहीं पाए। अमेरिका में सबसे ज़्यादा, शुरू में चाइना, फिर अमेरिका, फिर इटली, फिर यूरोप, फिर इंडिया, इंडिया बाद में आया था। आई रिमेंबर 2019 फरवरी 2020 मेरी बर्थडे थी, तो आई वॉज ऑन टीवी चैनल लाइव, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हैड विजिटेड इंडिया, ही वॉज द प्रेसिडेंट। तो इंडो अमेरिकन रिलेशनशिप पे मुझे बुला लेते हैं, तो मैं था। तो फरवरी 2020 तक हम लोग ने बाद में सोचा कि हमने अमेरिका को क्यों बुलाया, कि उनके अकेले तो आए नहीं होंगे, ह्यूज नंबर ऑफ पीपल। एट दैट टाइम कोविड हैज ऑलरेडी दस्तक दे चुका था वहाँ पे अमेरिका में, और चाइना से शुरू हो गया था। ये फरवरी 2020 का है। दिसंबर 2019 में चाइना में आया, वुहान में। पूरी हिस्ट्री याद आ गई मुझे, क्योंकि कई बार टीवी पे बोला मैं। 2020 में ये आया, और मार्च के बाद तो यहाँ लॉकडाउन लग गया। 22 मार्च को आदरणीय मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया लॉकडाउन लगाना। मुझे अभी तक याद है, आपको एक इंस्टेंस है, टीवी बोलने में कोई बुराई नहीं है। आई गॉट ए कॉल इन जुलाई 2020 फ्रॉम वन ऑफ द मिनिस्टर्स एट द बेस्ट ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। बोले आप प्रोफेसर साहब, आई वांट टू टेक योर ओपिनियन। तो आई वाज चोजन एज वन ऑफ द फ्यू सिलेक्टेड डॉक्टर्स टू गिव ए फीडबैक टू द गवर्नमेंट ऑन टेलीफोन कि शुड वी पुट ऑफ लॉकडाउन और नॉट, क्योंकि लॉकडाउन मार्च में लग गया था और जुलाई या जून आ गया था। लॉकडाउन फेजेस से हटाया गया था। इकोनॉमी वॉज अफेक्टेड, लोग को खाना नहीं मिल रहा था, सो मच ऑफ प्रॉब्लम। तो इस पे तो आई स्टिल रिमेंबर 10 मिनट्स का मेरा डिस्कशन था ऑन टेलीफोन, एंड दैट वाज ऑफ कोर्स फ्रॉम कमिंग फ्रॉम द टॉप बॉसेस ऑफ इंडिया। तो आई वाज वेरी हैप्पी टू गिव माय फीडबैक कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो कोविड की वजह से उस समय डेथ हुई। ये तो कोविड का फेज़ 1 था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉडकास्ट जरूरी इंपॉर्टेंट है, रिकॉल करना इसलिए ज़रूरी है कि वी शुड लर्न, कीप लर्निंग, एवरी डे इज़ लर्निंग। फिर दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर दिवाली अच्छी बनी 2020 की। Although I was myself infected in December, right on the day of Diwali. हाँ, तो हम लोग इन्फेक्ट हो गए, हमारे पेरेंट्स भी थे, तो वी हॉस्पिटलाइज्ड एज ए प्रिवेंटिव मेजर। अच्छा, प्रिवेंटिव, कुछ बीमारी नहीं है भगवान कृपा से। उसमें एक दवा आती थी इंट्रावेनस रेमडेसिविर, हमने लगवाया और सबको वी गॉट डिस्चार्ज विद इन 5 days, 5 दिन का कोर्स था। तो देयर वाज लॉट ऑफ लर्निंग एंड देयर वाज लॉट ऑफ मिस्टेक्स ऑल्सो, not only at India level, worldwide level. Steroid देना, जैसे early steroid was very harmful. That also accelerated the death because body की immunity develop हो रही है। आपने steroid दिया, लेकिन steroid देते थे बुखार आ रहा है इसलिए दिया। But I mean not blaming anybody, we were learning. उस समय क्योंकि हाँ, actually we were learning. वैक्सीन आई जनवरी 2021 में। देखिए सारी बातें मुझे याद आनी धीरे धीरे। तो 2021 में सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने उसको उद्घाटन किया। इंडियन वैक्सीन आई, कोवैक्सीन आई, उसके पहले दूसरी कंपनी की थी, कोविशील्ड। हाँ, तो वैक्सीन 2021 में आई। 1 साल लग गया वैक्सीन बनाने में पूरे वर्ल्ड को। इट टेक्स लॉन्ग टाइम। उसके बाद लेकिन फिर किसी को पता नहीं था, सेकेंड फेज आया विच वॉज वर्स्ट। एवरीबडी वॉज डाइंग,
तो 2020 से नवंबर दिसंबर तक कम हो गया था, काफ़ी कम हो गया था। जनवरी में वैक्सीन आई 2021 में। उसके बाद हम लोग बहुत खुश हो गए कि अब तो कुछ होगा नहीं, वैक्सीन लग गई, सबने तो वैक्सीन लगवाना शुरू कर दिया। लिमिटेड थी, पहले एल्डरली को दिया उन्होंने, फिर डॉक्टर्स को दिया, फिर हेल्थ केयर वर्कर्स को दिया, फिर जनरल पब्लिक में। इट वॉज फेस बिकॉज इतना ज़्यादा था नहीं, सबको एक साथ दे दें। राइट। लेकिन मार्च 2021 के बाद अप्रैल मई जून इतना बड़ा फेज आया जो कि डिफरेंट वायरस आया, उसने तो स्टार्टेड किलिंग लाइक एनीथिंग, जैसे ना कोई तीर लगा के मारना शुरू कर दे, फिल्म होता है या बिल्कुल बिल्कुल एकदम जो लड़ाई, महाभारत वाली पढ़ाई सब। तो पीपल वर डाइंग लाइक एनीथिंग। आई मीन वी वर नॉट एबल टू गिव बेड्स। मैं अपोलो हॉस्पिटल में रह के हमारे बेड इतने फुल थे कि आई वॉज, मेरे कई दोस्त नाराज हो गए, मीडिया जैसे आप जैसे फ़ोन करें, एक फ़ोन यूँ बज रहा है, यूँ बज रहा है, यूँ बज रहा है, यूँ बज रहा है, 2 फ़ोन है मेरे पास, किसका उठाऊँ किसका ना उठाऊँ बेड्स के लिए। हाहाकारी मची हुई थी। डिस्पाइट गेटिंग द बेड्स पीपल वर नॉट एबल टू सर्वाइव। तो वो डेथ हो गई। अब क्या हुआ, उस समय हम लोग को पता लगा कि क्यों डेथ हो रही है। हार्ट अटैक से भी डेथ हो रही थी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म से भी डेथ हो रही थी। पल्मोनरी एम्बोलिज्म मतलब होता है कि खून का थक्का लंग्स के आर्टरी में चला जाए, इट लीड्स टू सडन डेथ। यानी कि जो कोविड वायरस था वो थ्रोम्बोजेनिक था, और वो जहाँ जहाँ क्लॉट और पतली आर्टरी हैं वहाँ पे थ्रोम्बोजेनिक मतलब क्लॉट बना रहा था, खून का थक्का, जिससे कि दिल का दौरा पड़ के पेशेंट की डेथ हो रही थी। पल्मोनरी एम्बोलिज्म ज़्यादा हो रहा था, लेकिन हार्ट अटैक भी हो रहे थे। तो ये वायरस था, इसकी स्पाइक प्रोटीन थी या है। उस स्पाइक प्रोटीन का इमीडिएट इफेक्ट था, हार्ट अटैक हुआ, पेशेंट चला गया। लेकिन इसका जो मुझे लगता है, और ये प्रूव भी हुआ है कुछ साइंटिफिक स्टडी से, इसका स्पाइक प्रोटीन पे अभी भी असर चल रहा है जिनको इफेक्ट हुआ। अगर किसी की कोरोनरी आर्टरी में 30% ब्लॉक है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली बात है, तो उसको छाती में दर्द नहीं होता। वो कितना भी ट्रेडमिल कर ले, कितना एक्सरसाइज कर ले। 40% ब्लॉक है, उस तो अभी कुछ नहीं होगा। ECG नॉर्मल, TMT नॉर्मल, इको नॉर्मल, स्ट्रेस टेस्ट सारे नॉर्मल आएंगे। 50% ब्लॉक पे भी कुछ नहीं होगा, 60 पे भी कुछ नहीं होगा। जब 70% ब्लॉक होगा, 3 मिलीमीटर नस में जब 70% ब्लॉक होगा, तब वो तेज चलेगा, ट्रेडमिल टेस्ट करेगा तो ECG खराब होगा। जब टेस्ट करेगा 90% होगा तो बैठे बैठे छाती में दर्द होगा। यानी कि बॉडी में इतना रेजिलेंस है कि 0% से 70% तक तो कुछ होता ही नहीं है। अब ये जो 50% क्लॉट पड़ा ब्लॉक, क्लॉट कोलेस्ट्रॉल ब्लॉक है, अगर इसके अंदर खून का थक्का जम जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, तो एकदम वो 70% बिकम्स 100%। एक बोर है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा है, गंदगी है, वहाँ पे खून का थक्का आ गया तो पूरा बंद हो गया, तो दैट लीड्स टू हार्ट अटैक। तो स्पाइक प्रोटीन है सम रिलेशनशिप इन कॉजिंग in a pre-existing cholesterol in causing a thrombus formation, clot formation in a young people also। तो ये कोलेस्ट्रॉल जमा सब में होता है, शुरू जमा आता है, यू नेवर नो आप में है कितना, इनमें कितना है, उसमें कितना है, तो कुछ दिक्कत नहीं करता, दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी वजह से खून का थक्का जम जाए तो समथिंग इज देयर विद द कोविड वायरस विच कैन लीड टू, इसीलिए यंग लोगों में जिसको 40% ब्लॉक है, पता नहीं लग रहा, सडनली हार्ट अटैक हुआ चला जाता है। इसका इलाज क्या है, सबको पता लगेगा नहीं। हाउ टू डायग्नोज दिस, यू कैन नॉट डायग्नोज ECG नॉर्मल, इको नॉर्मल, TMT नॉर्मल। राइट, ये बहुत तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके लिए मैंने एक बार टीवी पे बोला था कि CT कोरोनरी एंजियो जांच होती है, लेकिन लोगों ने कहा ऐसे डराओ दो, सबको डरा देंगे। 2 तरह के व्यू होते हैं ना, एक होता है एग्रेसिव व्यू, एक होता है मॉडरेट व्यू, एक होता है कंजर्वेटिव व्यू। तो जिनकी फैमिली हिस्ट्री में हार्ट की प्रॉब्लम है, बताना आपके पॉडकास्ट के थ्रू, जिनको हाई डायबिटीज़ है, इवन यंग, तो उनमें जिसकी फादर मदर को बाईपास एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, दे आर मोर हाई रिस्क। जिनका कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब चल रहा है यंग लोगों में, कोलेस्ट्रॉल सबकी जांच होनी चाहिए। अब तो मैं कहूँगा 20 साल के ऊपर सबकी कोलेस्ट्रॉल जांच होनी चाहिए। 20 साल के ऊपर, पहले हम 40 साल बोलते थे, हम करें 20 साल के ऊपर हाई कोलेस्ट्रॉल है, उनको CT कोरोनरी एंजियोग्राफी की जाँच करा लेनी चाहिए। CT कोरोनरी एंजियोग्राफी एक ऐसी जांच होती है जो कि नसों के अंदर 20% ब्लॉकेज भी पकड़ लेती है। अगर 20% ब्लॉक उसके निकल आया या 40% निकल आया तो हम एक दवा देते हैं जिससे दिल का दौरा ना पड़े। तो ये रोकथाम हो सकती है पोस्ट कोविड। एवरी यंग पर्सन, इवन 20 ईयर ओल्ड, एक बार तो कोलेस्ट्रॉल जांच हर 3 साल पे होनी चाहिए। अगर बड़ी है तो दवा खाइए। अब ऑयल्स को क्यों ब्लेम करें, खाना पीना चेंज करना मुश्किल है। इट इज़ ह्यूज इकोनॉमी विच इज़ कमिंग फ्रॉम द फास्ट फूड, बट वी कैन स्टिल डू समथिंग बाय डूइंग दिस टेस्ट एंड फाइंडिंग आउट। इसके अलावा HSCRP टेस्ट होता है जो कि बॉडी का इन्फ्लेमेशन चेक करता है, वो भी सबको होना चाहिए। इसके अलावा जो LPA होता है, छोटा LPA, मतलब यू विजिट द डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट, वो बता दें कौन कौन से प्रिवेंटिव टेस्ट है, वो बैटरी ऑफ टेस्ट करा लीजिए, हर साल करा, एक बार करा लीजिए या 2 साल पे करा लीजिए, तो इससे आप प्रिवेंशन हो सकता है। तो ब्लेमिंग द फूड इज़ नॉट द ओनली आंसर, बिकॉज आप कितना भी बच्चों को कहो कि फास्ट फूड ना खाओ, खाएंगे।
कहते ना, हम लोग कहते हैं दिल है तो जहान है, जान है तो जहान है, जब वो खाना है तो जहान है वाली आजकल ये तो कहते ना, खाना जब रात को भूख लगती है बच्चे का स्वादिष्ट मंगाना है कुछ, या फोन करो आ गया। हाँ, वो बिंज वॉचिंग करते हैं। आपकी तरह तो आप तो कॉफी भी नहीं पी रही, यू आर मच मोर हेल्दी डाइट वाले हैं, तो ये एक तरीका हो सकता है। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी इन ए पीपल हु आर ससेप्टेबल, मतलब हाई रिस्क पे है, अदरवाइज बेसिक जांचें सबकी होनी चाहिए। सर, आप वेजिटेरियन है, नॉन वेज? प्योर। मैं अगर प्रधानमंत्री हो जाऊं, मैं टीवी बोलूंगा तो मैं नॉनवेज बैन कर दूंगा। सर चलिए, अब इससे एक क्वेश्चन आ गया मुझे यार। हाँ। कि ये मैंने एक जगह बोला 3-4 दिन पहले, आई वाज इन राजस्थान राइजिंग समिट, तो बड़ा प्योर सादे। अच्छा एक बात है, जितने प्रोग्राम होते हैं मुख्यमंत्री लेवल के, खास करके चीफ मिनिस्टर, मतलब मुकेश अंबानी जी के अभी देखिए। हाँ, नहीं मुझे ये भी पूछना, आप वेजिटेरियन है ना? प्योर वेजिटेरियन है ना। हाँ। आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हमने देखा, आप अंबानी जी के यहाँ गए थे शादी में। हाँ, ठीक है। मुझे बुलाया था, मुझे बड़ी खुशी हुई जब उनका कार्ड आया, पर्सनल के लेवल पे आया। तो मैंने देखा आप लोगों से अपने कार्ड शेयर करे थे, कार्ड, वो वीडियो रणबीर कपूर को देते हुए बहुत ही वायरल हुआ। क्या बात हुई उसके बाद आपकी उनसे? मुझसे बात हुई, और उसके दूसरे दिन ही बात हुई, बताता हूँ। अगर आपको 3 मिनट का समय, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो व्हेन आई वाज इनवाइटेड, वी वर ऑल वेरी थ्रिल्ड एंड वी वर वेरी हैप्पी कि, और मुझे खुशी इस बात की हुई कि उन्होंने हमको इनवाइट किया। हमको उनके संबंध हमारे करीब 2014 से हैं, मुलाकातें होती रहती हैं अलग अलग प्रोग्राम्स में। तो व्हेन आई रिसीव द कार्ड, तो मोर देन मी माय चिल्ड्रन वर मोर थ्रिल्ड। खासकर छोटा बेटा कहता, पापा आप जाओ ना जाओ, फैमिली लिखा है, हम तो जाएंगे। तो इट वॉज ऑल, आई वुड से ऑन टीवी, फर्स्ट टाइम, many times I have spoken, I was so impressed by the hospitality, right from कार आने के बाद, टिकटिंग, आना जाना, रहना फॉर द फुल फैमिली, एवरीथिंग वाज डन बाय द होस्ट। हम लोग नहीं कर पाते, हमको हमारे लोग कहते हैं कि आपके जो शादी हो ध्यान रखना, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। When you invite somebody, so you have to thank the car also. Right. तो सब टिकट विकेट सब आना जाना हुआ। तो बारात चल रही थी, तो बारात में कई लोगों से मुलाकात हुई मेरी। अच्छा, बच्चे अलग घूम रहे थे और हम अलग थे। हमको रणबीर कपूर दिख गया, 2-3 लोग दिखे, तो मैं बात करने लगा, तो उन्होंने कार्ड मांगा, कार्ड दे दिया। कान में बात करनी पड़ी क्योंकि बहुत आवाज़ थी। तो ही है नोन मी थ्रू समबडी, तो इसलिए बात करी। कुछ ऐसी बातें थी जो टीवी नहीं बताऊंगा। लोग पूछते हैं कि इस पे हुआ है, वहाँ टीवी वालों को बताया कि क्या बात क्या करी आपने, कान में 3 बार कान लाए वो उस वीडियो में। जी बिल्कुल, समबडी मेड ए वीडियो। अच्छा, हमें नहीं पता लगा। और रात को जब हम लोग होटल पहुंचे वापस, आफ्टर अबाउट 2 AM, उनके शादी 6 बजे शुरू होती थी, 2 बजे खत्म होती थी। इतने प्रोग्राम एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग वेडिंग आई हैव एवर अटेंडेड एंड सच ए ह्यूज हॉस्पिटैलिटी एंड फुल वेजिटेरियन फूड ऑल काइंड। रात को जब पहुंचे तो बच्चों ने कहा आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है इंस्टाग्राम पे। आई एम नॉट टू मच ऑन इंस्टाग्राम, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। उसमें लिख रहा था कि उसमें तक ये नहीं पता था ये कौन है, कोई शख्स उनको कार्ड दे रहा है। हाँ। तो उसमें अलग अलग लोगों के कमेंट्स थे, अच्छे पॉजिटिव मजाक वाले कमेंट्स होते हैं इंस्टाग्राम में। तो जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो दूसरे दिन फाउंड आउट कि हु इज दिस पर्सन। फिर आया कि जो शख्स ने बिजनेस कार्ड दिया उसकी मिल गई कुंडली एंड सो मेनी थिंग, नेटवर्किंग पर्सन, मिस्ट्री मैन फाउंड डॉक्टर वीर गुप्ता फ्रॉम अपोलो, एंड देयर वाज ए वेरी गुड वीडियो जिसमें लिखा था रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल डॉक्टर वीर गुप्ता was found giving his business card to actor रणबीर कपूर in the Nantri। ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, कम से कम लाखों लोगों ने देखा। तो आई वॉज वेरी हैप्पी, कम से कम उसने सही पोजीशन बता के करा। नेक्स्ट डे रणबीर कपूर फिर मिले, दूसरा प्रोग्राम, 3 प्रोग्राम थे ना उनके यहाँ। कहता आप कार्ड तो देना अच्छा लगा। It was very good. He was also very happy. Right. सर अब ये बताइए मुझे कि कार्ड फ़ोन नंबर एक्सचेंज हुए दोनों के, हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग की फिल्म बनाने का प्लान कर रहे हैं। अच्छा, अभी तो उनसे बात नहीं करी है। मेरे बहुत दिनों से दिमाग में मेडिकल फिक्शन पे एक फिल्म बनाऊंगा मैं, फॉर द पब्लिक के लिए। मेडिकल फिक्शन हाउ बताऊंगा आपको, लेकिन इट विल बी एक्चुअली मेडिकल बैकग्राउंड में 12 लोग हैं हमारे डॉक्टर्स। माय फादर इज ए डॉक्टर 1955 बैच, तब से हम सब डॉक्टर बन गए। वेरी बहुत हाई रिसर्च की अश्वंदा डॉक्टर ML गुप्ता, उन्होंने मदर हमारे अजमेर की हैं। तो हाँ, तो कहने मत एक फिल्म फिक्शन बनाएंगे तो आगे बात उनसे चल रही है। अच्छा, इसलिए बात चल रही है। ओके सर, वेजिटेरियंस के मुकाबले नॉन वेजिटेरियंस को हार्ट अटैक ज़्यादा आता है, सच या झूठ? ये अभी प्रूफ हो गया। देखिए, मैं जब से ज्वाइन किया अपोलो हॉस्पिटल, मेरे जितने पेशेंट हैं सब वेजिटेरियन बता देता हूँ। मैंने कहा क्या खाना खा, पूछता हर आदमी पूछता क्या खाऊं, मैंने कहा नॉनवेज के अलावा सब खाओ। तो उसका 2 रीज़न है, शायद एक थोड़ा सा रिलीजियस भी है। आई पर्सनली फील
I personally feel killing an animal for your pleasure is not correct. When you cannot give life, how can you take life? एक बड़ा सिंपल है, हम भगवान नहीं है, हम किसी को जीवन नहीं दे सकते. हम किसी जानवर को कैसे हम अपने खाने के लिए क्यों मारें? अगर खाना बिल्कुल नहीं, महामारी आ जाए कि वी कैन नॉट सर्वाइव, देन ओनली यू शुड किल. तो एक मेरी फिलॉसफी है, ये वहाँ फ्रांस में कई लोगों से डिस्कशन होता था, वो सब नॉनवेज खाते हैं, हाउ कैन यू वेजिटेरियन. तो मैं इस चक्कर में सबको रिलीजियस फीलिंग से आई कैन नॉट किल एन एनिमल, हाउ कैन आई ईट इट बिकॉज ऑफ माई प्लेजर. टेस्ट के लिए तो खाते हो, काहे के लिए खाते हो, जो मुझे लगता है. तो एक तो ये है. दूसरा ये है कि अब ये रिसेंटली पता लग गया कि नॉन वेजिटेरियन फूड जो हमारे यहाँ का है, इंडिया का या एशिया का, वो उसमें ऑयल्स का बहुत ज़्यादा सेवन होता है. बिना ऑयल्स के वो रॉ मीट आप नहीं खा सकते. यूरोप के लोग रॉ मीट खाते हैं, उनको ज़्यादा उससे नुकसान नहीं होता बिकॉज दे टेक इट फॉर प्रोटीन पर्पज, वी टेक इट फॉर टेस्ट ऑल्सो. यस यस. तो वो जो ऑयल्स का रीकुकिंग है ना, दैट इज हार्मफुल. प्रोटीन इज नॉट हार्मफुल. अब नॉन वेज फूड में तो मोस्टली इट इज प्रोटीन विच इज़ कमिंग फ्रॉम द मसल्स, चाहे आप चिकन खाएं चाहे मटन खाएं. तो जब आप मीट खाएंगे तो उसमें जो डिफरेंट टाइप के ऑयल्स होगा. बाहर का ज़्यादातर बाहर की खाते हैं. कई लोग 90% फैमिलीज ऐसी हैं जो नॉन वेजिटेरियन घर में नहीं बनाते. 80% आई वुड से, एक्सेप्ट फॉर द मुस्लिम्स. आई एम टॉकिंग ऑफ हिंदू हु आर टेकिंग, वो घर में नहीं बनाते, बाहर ही खाते हैं. तो बाहर का तो खराब हो ही जाना है. इसलिए नॉन वेजिटेरियन फूड इज़ वेरी बैड फॉर इंडिया. एंड आई वुड से फॉर रिलीजियस रीजन मैं तो कहूँगा कि अगर किसी की नेता की हिम्मत है, किसी गवर्नमेंट की, तो दे शुड ट्राई टू बैन इट. बट लोग कहते हैं उसका अदर साइड है कि अगर आप नॉनवेज बंद कर दोगे तो खाना की कमी पड़ जाएगी. आई डोंट थिंक सो. खाने की कमी पड़े ना पड़े, लेकिन ये भी कहते हैं कि जो वेजिटेरियंस हैं उनको प्रोटीन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना. दिस इज रॉन्ग. एक्चुअली वी हैव इनफ प्रोटीन इन द, आप दाल खाते हैं, प्रोटीन. सर दाल से तो सिर्फ 10% प्रोटीन पहुंच पाता है बॉडी में. नहीं तो रोटी है जितना. मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैंने कभी मीट नहीं खाया. सर मैं भी वेजिटेरियन ही हूँ. हाँ, तो आप तो यू आर हेल्दी. हाँ. तो कहने मतलब नहीं, एक ये स्कूल ऑफ थॉट है कि अगर पूरे दुनिया में मीट बंद कर दिया जाएगा तो इतना हमारे पास वेजिटेरियन फूड नहीं है कि शायद लोग सर्वाइव कर पाए. आई डोंट नो. बट तो आप पैदावार ज़्यादा बढ़ाएंगे, आप कहते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो आप काम होता है ना. चलिए वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन इंडिया के हिसाब से आई थिंक इट बेटर सेफर. आजकल भी ग्रीन मूवमेंट चल रहा है और यूरोप के काफ़ी लोग अब नॉन वेज से वेज हो रहे हैं. तो आई थिंक इससे हेल्दी to be vegetarian rather than non-vegetarian. Start, right? Sir, milk products जो है. अम्बानी जी का इतनी शादी में था, आई एम वेरी हैप्पी, देयर वाज जीरो नॉन-वेज. हाँ, उनकी शादी में तो होता ही नहीं है. नहीं, बट there were guests from all over the world. हाँ, but नहीं there होता. were more international guests than Indian guests, not more, equal. बहुत लोग थे, लेकिन उन्होंने देखा कि हर तरह का फूड था, चाहे कोरियन फूड भी था, फिलीपींस का था, चाइना का था, जापानीज था, इटालियन था, but there was no non-veg. Very nice. Very learning. Right. It's a learning. You can have so much of good food in vegetarian, despite all world का फूड ले तब भी. सर डेयरी प्रोडक्ट्स का, मिल्क प्रोडक्ट्स का दिल से कोई रिश्ता है? हाँ, ये भी एक बड़ा मुद्दा हो गया है आजकल. मैं तो चाय पी रहा हूँ आपकी दूध वाली. सर कॉफ़ी है ये. एक और चाहिए होगी. अच्छा. हाँ, तो मिल्क इज़ वेरी गुड फॉर, देखिए जो बच्चा पैदा होता है तो ब्रेस्ट मिल्क होता है माँ का. माँ के दूध में कई न्यूट्रिशन होते हैं. एंड सिंस द चाइल्ड और इन्फेंट कैन नॉट टेक एनी अदर फूड, सॉलिड फूड, तो उसको मिल्क ज़रूरत पड़ती है. अभी ये देखा गया है, देखिए सारी बातें कोलेस्ट्रॉल पे आती हैं. बॉडी का कोलेस्ट्रॉल, जो मिल्क फूड है उससे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है क्योंकि इसके अंदर है ही है कोलेस्ट्रॉल्स. तो अगर एक लिमिटेड अमाउंट में मिल्क लें, इट इज़ नॉट डेंजरस, इट इज़ नॉट हार्मफुल. हम लोग के ऋषि मुनि जो 200 साल 150 साल जीते तो केवल दूध पे जीते थे. इट इज़ बेसिकली द ऑयल. मैंने कि दूध भी तो प्योर नहीं है ना, दूध में इतनी सारी मिलावटें हैं. तो अगर खराब दूध आ रहा है उसके अंदर प्योर मिल्क ही नहीं है तो कैसे? आप प्योर मिल्क तो पीना ही पड़ेगा. तो मतलब प्योर मिल्क इज गुड. हाँ, प्योर मिल्क इज गुड है ना, लेकिन इज नॉट डेंजरस, आई वुड से. लेकिन मतलब हमें अगर पीना है तो मॉडरेट वे में पीना होगा, राइट? नहीं, हम तो कहेंगे कि हम तो कह रहे ऋषि मुनि बहुत केवल दूध पे रहते थे वो तो, एंड दे वर ऑल हेल्दी. कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है. इट इज़ टू नॉट टू ब्लेम द मिल्क विच इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन फॉर मैनी पीपल. पर्सनल राय दे रहा हूँ, एक साइंटिफिक स्टडी करी जाए जिसमें देखा जाए कि हमको ऐसे 10,000 लोग होने चाहिए जिनको मिल्क बंद कर दें 5 साल के लिए, और 10,000 लोग जो नॉर्मल डाइट पर हैं, फिर उनको फॉलो करें. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू. यू कांट आस्क पीपल टू स्टॉप मिल्क, यू कैन आस्क पीपल टू स्टॉप ऑयल्स, बट बाहर खाना, बट मिल्क बंद करके तो देयर इज नो. बट इट्स सोच है एक कि क्योंकि मिल्क के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल्स बढ़ाता है तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल कम करना है. आप कोलेस्ट्रॉल की जांच कराते रहिए, एक नॉर्मल लेवल तक रखिए, अच्छे डॉक्टर सलाह लेते रहिए, इतना लेवल रखिए, एंजॉय फूड. ओके सर, हेल्दी हार्ट के लिए कुछ 5 टिप्स बता दीजिए.
हेल्दी हार्ट के लिए 5 टिप, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने पूछी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि जो आप खाना खा रहे हैं वो शुद्ध हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके बच्चे खास करके कम खाएं। हफ्ते में एक बार आप जंक फूड ले लीजिए, नॉट एवरी डे। सेकेंड इज एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट, बट शुड नॉट बी अ प्रेशर। एक्सरसाइज विद प्रेशर इज यूजलेस, रादर मोर हार्मफुल। लोग कहते हैं लोग अलार्म लगा के 4 बजे का अलार्म, 5 बजे का अलार्म, मॉर्निंग वॉक करना है, इट इज़ नॉट करेक्ट। आपको 15 मिनट की भी वॉक कर लें डेली। वॉक ना करें तो सीढ़ी चढ़ लें। अगर घर में जगह नहीं है तो आप एक साइकिल खरीद लें, साइकिल चला लें, पुशअप्स कर लें। मतलब योर बॉडी हैज़ टू बी टोन्ड सो दैट 15 मिनट में आपकी क्या फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि जब एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट तेज चलता है। तब तेज चलता है तो बॉडी के अंदर वेगल टोन होती है, एक वेगल टोन, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वेगल टोन होती है बॉडी के अंदर। ऑटोनोमिक सिस्टम, भगवान ने बड़ा ऐसा सिस्टम बनाया जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। ऑटोनोमिक सिस्टम होता है जो कि हार्ट की गति कम करता है। तो ऑटोनोमिक सिस्टम अगर बढ़ा, वेगल टोन अगर बढ़ी रहेगी थोड़ी सी, आप एथलीट में देखिए पल्स सख्ती चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उनका वेगल टोन बहुत हाई होता है। वो इतना एक्सरसाइज करते हैं कि बॉडी का जो काउंटर सिस्टम है ना, वो वेगल टोन से कम होता है। तो वेगल टोन अच्छा रहेगा तो दैट विल कीप योर। और साथ साथ ये भी देखा गया है कि जो लोग एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल रहते हैं, हार्ट की गति भी ठीक रहती है और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है थोड़ा सा, बिकॉज ऑफ द अगेन द इफेक्ट ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तीसरा, नींद पूरी लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मैंने कहा एक्सरसाइज के लिए आप अगर शाम को भी टाइम मिले ना तो उतना ही चल लीजिए, थोड़ा सा बॉडी को सिस्टम रखें तो आपका ठीक रहेगा। नींद पूरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप सोते हैं तो बॉडी का रीजनरेशन शुरू होता है। जो डीजनरेट हो रही है बॉडी ना, वो सेल्स जो है रिकवर करते हैं। जो सेल्स रिकवर करते हैं तो वो सोने के बाद ही आप फ्रेश फील करते हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो मिनिमम हर आदमी की नॉर्मल होती है अपने 6 से 8 घंटे की नींद। 6 से 8 नहीं हो सकता, किसी का 7 घंटा होता है, किसी का 6 होता है, किसी का 5 होता है, किसी का 8 होता है। तो एवरीबॉडी नोज कि हमको कितने घंटे सोने के बाद हम फ्रेश फील करते हैं। ठीक है। तो यू हैव टू बी, एवरीबॉडी नोज इट। उसको पता है कि हम 7 घंटे सोए हैं, घंटा मत नापिए, तो हम आज फ्रेश हैं। 1 घंटा भी कम कर दी, चिड़चिड़ापन रहता है, इरिटेशन रहता है, गुस्सा आता है लोगों पे अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो। तो जितने क्लॉक उसके रिक्वायरमेंट है विच यू कैनॉट चेंज, यू कैनॉट मॉडिफाई योर स्लीप, तो आप उतनी नींद जरूर लें जो होगी एवरेज 6 से 8 घंटा है। ठीक है। अच्छा, चौथी बात आपको मैंने कहा एक्सरसाइज। अब एक रेगुलर बॉडी का चेकअप कराते रहिए। आपकी देखिए, आप कार की सर्विसिंग कराते हैं और अपनी बाइक की भी कराते हैं। अपनी बॉडी की एक ओवरऑल के लिए एवरी 1 ईयर और एवरी 2 ईयर्स आप बॉडी का चेक कराएं, और कुछ खराबियां हो तो ठीक है। जिनको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, मैं बनूंगा ये 5 टिप में एक टिप ये भी आना चाहिए। अगर दवाई प्रिस्क्राइब करी गई है तो खाइए। मरीज कहता है अरे डॉक्टर साहब तो बहुत दिन हो गया, अब तो बंद कर देता हूँ। उसको लगता है दवाई खा रहे हैं तो बीमार है, राइट, विच इज नॉट करेक्ट। तो आप रेगुलर दवाई, रेगुलर कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर्स, रेगुलर कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, रेगुलर कंट्रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल्स, ईट हेल्दी लाइफ और सोएं पूरा, और कोशिश करें भगवान पे विश्वास करें। क्यों होता क्या, इस आपाधापी में कोई खुश नहीं है। सर, अब यहाँ पे क्वेश्चन मैं पूछूंगी, फिर आप जवाब देना। स्ट्रेस का दिल से कितना कनेक्शन? बहुत ज्यादा है। जो प्लाक रप्चर होता है ना, जो प्लाक पता है ना, कोलेस्ट्रॉल 40% है। एक तो स्पाइक प्रोटीन का आ गया, लेकिन वो कब होता है? हर बार तो नहीं होता है, कभी कभी तो होता है। जब आप देखिए, आप देखा होगा म्यूजिशियन, कुछ लोग संगीत करते करते चले गए, कुछ लोग जिम में चले गए। राजू श्रीवास्तव जी हमारे, हाँ जिम में तो बहुत लोग चले गए, अच्छे दोस्त हमारे, 48 घंटे पहले मेरे साथ गाना गाया है और खाना खाया मेरे घर पे, 48 घंटे बाद चले गए, जबकि वो दवा भी खा रहे थे। उन्होंने डिस्कशन, मेरे कहते हैं होने को टाल नहीं सकता, अगर उस दिन डिस्कस कर लेते अपनी बीमारी मुझसे, मेरे घर में खाना खाया है। दैट वाज द लास्ट सॉन्ग आई हैव रिकॉर्डेड एट माय रेजिडेंस। अच्छा, उन्होंने डिस्कस नहीं किया अपनी बीमारी, कहते तो ठीक है डॉक्टर साहब बाद में, विवेक जी बाद में बात करेंगे, तो बात का बाद ही हो गया। तो स्ट्रेस जब होता है तो बॉडी के अंदर एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन नामक कई ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि वेसोकंस्ट्रिक्शन करते हैं। ये क्या करते हैं, ये नस की जैसी है ना, नस को अपने आप ऊपर नीचे भी होती है, कभी यूँ है कभी यूँ है, कभी यूँ है कुछ यूँ है। तो जब वो जो स्पेशल हार्मोन्स हैं वो कम हो जाते हैं, केमिकल्स कहिए, यूँ कर दिया। अब 20% ब्लॉक है, 20% वो तो ब्लॉक होता नहीं है, नस पतली कर दी तो वो 50% तेरा बिहेव करेगा, वहाँ पे खून का थक्का जमा और आर्टरी हुई बंद। तो दैट इज वाई वो पिक्चर में दिखाते ही नहीं थे कि एकदम सदमा लगा बेहोश हो गए। वो एक्चुअली होता है जब आपको इसी तरह का मेंटल प्रेशर या मेंटल वो होता है, तो यू हैव दोज हार्मोन्स व्हिच डेवलप एंड दे लीड टू हार्ट अटैक इन ए पेशेंट हु हैज गॉट ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज, जिसके पहले से ब्लॉकेज है उनको हो जाता है। इसलिए मानसिक तनाव कम कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप साइकेट्रिस्ट पर जाएंगे नहीं, हर आदमी साइकेट्रिस्ट पे आके वो दवाई लिख देगा, वो कहेगा ये खाओ, इससे नींद अच्छी आएगी।
मानसिक तनाव कम करने का तरीका एक ही है, हम भी एम्बिशियस है, आप भी एम्बिशियस, हर आदमी चाहता है मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, और हर चाहना भी चाहिए। अनलेस यू आर एम्बिशियस यू विल नॉट वर्क हार्ड। तो आप जाके बैठ जाएंगे समुद्र किनारे मछली मारेंगे और क्या करेंगे इसके अलावा। मानसिक तनाव कम करने का तरीका जो मैं सोचता हूँ वो ये है कि आप भगवान पर विश्वास करिए। इफ यू स्टार्ट बिलीविंग इन गॉड, यंग लोग तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं करते, मंदिर तो जाते नहीं, छोड़ा मंदिर मत जाइए। अगर आप सोचें कि भगवान जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, जो कि हर बार अच्छा हो सकता है ना भी करे, क्योंकि समबडी इज डाइंग, किसी के बच्चे की डेथ हो गई वहाँ पे, तो कहेंगे भगवान अच्छा कर रहा है, तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है। बट अगर आपको सब कुछ नहीं मिल पा रहा है तो आप सोचिए भगवान के देर है अंधेर नहीं है, हो सकता है कभी छप्पड़ फाड़ के आपको दे, तो आपकी कुछ कमियां रह भी जाएं, तो अगर आप भगवान पर विश्वास करेंगे वही मानसिक तनाव कम कर सकता है। और दुनिया का कोई भी चीज़ आपको, आज आपको ये मिल गया कल वो चाहिए, कल ये मिल गया वो, तो तनाव होता ही रहेगा। बैलेंस बनाना ज़रूरी है। और अगर नींद पूरी करेंगे तो आपको मानसिक तनाव भी कम होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट कम बॉइल डाउन टू द स्लीप, सोइए पूरा। अगर आपको जैसे आप किसी दिन, जैसे मैंने फ्लाइट पकड़ी, परसों की बात है, मैं गया जयपुर गया, आई हैड ओनली 3 आवर्स स्लीप, बट नेक्स्ट डे आई कॉट अप माय स्लीप। तो आपको रिकवर करना जरूरी है, अदरवाइज यू कांट लिव लॉन्ग। सर आखिरी सवाल पॉडकास्ट का, आपको मज़ा तो बहुत आ रहा होगा लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। सर एक आखिरी सवाल, ये मौसम का हार्ट अटैक से जो रिलेशन है ये बड़ा गहरा है ना। सर्दियों में हार्ट अटैक के बहुत केसेस बढ़ जाते हैं, आपके पास भी बहुत सारे केसेस आते होंगे, तो इसका क्या मतलब है, मतलब ऐसा क्यों होता है? जिसका रीजन केवल यही है कि जब सर्दी में आप बाहर निकलते हैं, ठंडक जब लग रही होती है, अगेन द वेसल्स गो इनटू स्पैज़म पूरी बॉडी की, जहाँ जहाँ कोलेस्ट्रॉल जमा है, जब ठंडक लगती है तो बॉडी के अंदर सिमिलरली हार्मोन्स आते हैं या केमिकल्स होते हैं जो ज़्यादा बाहर रिलीज़ होते हैं, और वो जो एक्चुअली नस बहुत पतली है, ये 2.5-3 मिलीमीटर की नसें पे आपकी ज़िंदगी चल रही है। कई बार नसों हम देखते हैं पेशेंट की, जैसे हमें परसों एंजियोप्लास्टी करी, कल उसके 5 स्टेंट लगाए मैंने। ही इज़ यंग 45 ईयर ओल्ड, उसके तीनों नसों में इतने ब्लॉकेज हैं कि बाईपास भी आई थिंक इज़ ए वेरी हाई रिस्क। तो व्हेन वी आर डूइंग, देखिए हम लोग एंजियोग्राफी करते हैं, मैं करता हूँ, उसे ब्लॉकेज पता करता हूँ, 1 या 2 या 3 स्टेंट होते हैं तो नॉर्मली ये रूल है, एंजियोप्लास्टी ज़्यादा स्टेंट लगाने की जरूरत पड़ रही है या नहीं हो पा रहा तो बाईपास। बट सम टाइम बाईपास सर्जरी ऑल्सो बिकम हाई रिस्क, तो वी हैव टू बैलेंस। इन पेशेंट की चॉइस होती है, मैं बाईपास नहीं कराऊंगा तो ऐसे में स्टेंट लगाते हैं, तो वो स्टेंट लगा के हम लोग नसों को खोल देते हैं। आपका क्वेश्चन था जाड़ों की बात है ना, जाड़ों में आकस्मिक हार्ट अटैक हो रहे हैं, बिल्कुल होते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू अगेन द केमिकल्स विच आर रिलीज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, उनमें ज़्यादा होते हैं जो बाहर रह रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि घर के अंदर हीटर चल रहा है आपका, अच्छा ठीक टेम्परेचर मेंटेन है 25, आपको नहीं फ़र्क पड़ेगा। जो लोग बाहर एक्सपोज्ड हैं, पॉल्यूशन से भी इसीलिए होता है, पॉल्यूशन भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पॉल्यूशन बात नहीं कर पाए, अगली बार कर लेंगे। लेकिन जो बाहर हैं, ठंडक तेज हुई, उसमें एकदम सुखड़े हुआ, एकदम हुआ, और जो 40% ब्लॉक था वो 100% बन गया, दिल का दौरा पड़ा, डेथ हो गई, अस्पताल पहुंचे तब तक 50% हार्ट के रोगी दिल के दौरा अस्पताल नहीं पहुंच पाते। हम किसको देखते हैं जो अस्पताल पहुंच जाते हैं, बाकी तो रास्ते में स्लीप में चले गए, ट्रेडमिल में चले गए, किस में चले गए, क्योंकि उन पर टाइम ही नहीं होता। इसीलिए दिल का दौरा क्यों डरते हैं आप, क्यों पॉडकास्ट कर रहे हैं हम लोग, जो कि भगवान टाइम ही नहीं देता। भगवान छोड़िए, मतलब दिल आपको टाइम नहीं देता, आप कब आपको नहीं कर पाते, रिएक्ट नहीं, टाइम ही नहीं है इधर, कार्डियक अरेस्ट हो गया ना, अब हार्ट रुक गया, फिर आप पहुंचो अस्पताल, क्या फायदा। हमने कहा 3-4 मिनट में तो ब्रेन खत्म। हाँ बिल्कुल 3 मिनट, या तो हमारा 2 चल रहे होते, एक अरेस्ट चल रहा है, चलो ठीक है चलो अस्पताल पहुंचो, ये हार्ट नहीं चल रहा है, ये चल रहा है, काम तो चल रहा है, हम जिंदा तो हैं, वो नहीं है सिस्टम। 2 दिल नहीं बनाया भगवान ने, एक ही बनाया है शायद, इसी सब कुछ 2 है, 2 हाथ, 2 आँख, नाक के 2 हिस्से, ब्रेन के भी 2 हिस्से हैं। स्ट्रोक होता है तो ब्रेन का दूसरा हिस्सा काम कर रहा होता है, पैर 2, बट दिल एक ही दिल है। अब दिल के बारे में इतनी बात करनी थी ना, इसलिए हमारे जो डीओपी है ना, सर मैं गाना अच्छा नहीं गाती हूँ, जो हमारे डीओपी है ना नरेश, जिन्होंने आज गुलाबी लाइट भी इसलिए लगाई, आप गुलाबी टाई भी पहन के आ गए, तो है ना, ये पूरा दिल के बारे में आपने बहुत कुछ बताया। थैंक यू सो वेरी मच सर, लेकिन अगली बार से आपका वेट मैं 2 घंटे नहीं करूँगी, अगली बार हम लोग और बातें करेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं, कैसे एंजियोप्लास्टी होती है, कैसे बाईपास सर्जरी होती है, क्यों करते हैं। अभी एक हमारे नाम नहीं लूँगा, नेताजी हाथ दिल के आदमी वर्ष फॉर्मर सीएम कहते डॉक्टर साहब आप दिल खोलते भी हैं, हमने कहा बाईपास सर्जरी होती है, तो कहते सबके दिल एक जैसे होते हैं क्या। इट वाज ए वेरी फनी क्वेश्चन। हमने कहा दिल सबके अलग होते हैं। मजाक में मैंने कह दिया कि यही पता लग जाता है किसके घर में केवल वाइफ है या और भी लोग हैं। ये सर ये सच में डराने वाली बात है बहुत सारे लोगों के लिए। अगर आपने आज का हमारा पॉडकास्ट देखा है तो आपको दिल के बारे में बहुत कुछ पता लग गया होगा, लेकिन हमारे अगले एपिसोड में आपको क्या देखना है ये आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर हमारा वीडियो पसंद
पसंद आया है, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आया होगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए, जब तक हम अगली बार ना मिले, अपने दिल का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।